परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज घेरन संगीता में प्राणायाम में आगे पढ़ना है हमें। तो प्राणायाम में स्थान हम लोगों ने देख लिया था, काल देख लिया था। स्थान और काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से पहले उसका ऑनलाइन टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ही, बस 11 सवाल है। उम्मीद है आप 8 मिनट में कर लेंगे। चलिए 10 मिनट दे दिया, क्योंकि हिंदी महीना वाला है, उस हिसाब से 10 मिनट आपको दे दिया। 10 मिनट में 11 क्वेश्चन कीजिए, और 10 मिनट का मतलब है फिर एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आइए, घेरन संगीता प्राणायाम प्रकरण से हम लोगों ने 11 क्वेश्चन जो अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ उसको एक एक करके देखते हैं। घेरन संगीता के अनुसार निम्न को क्रम से लगाएं। पहला क्वेश्चन आपका था जिसमें काल, नाड़ी शुद्धि, मिताहार, स्थान प्राणायाम में से लगाना था। जो हम लोग जानते, पहले स्थान की जरूरत होती है, फिर काल की, फिर मिताहार, फिर नाड़ी शोधन और फिर प्राणायाम का होता है। तो स्थान, काल, मिताहार, डी ए सी किसमें है? डी ए सी दूसरे वाले में है, डी ए सी वाला। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन फिर था सूची 1 सूची 2 का मिलान करना। सूची 1 सूची 2 में हो गया, एक तरफ है दूर देश, अरण्य, राजधानी के निकट, नाड़ी शुद्धि। तो दूर देश में करने से क्या होता है? दूर देश में अविश्वास होता है सर। विश्वास। अरण्य में क्या होता है? सुरक्षा। सुरक्षा, राजधानी के निकट हो गया, प्रकाशित होने का खतरा रहता है। प्रकाशित होने को। और नारी शुद्धि हो गया आपको सम्मो वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूसरा ऑप्शन इसका सही था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न को क्रम से लगाना है। धार्मिक राज्य वापी, कूट, कूप, तरंग, कूट हो गया, वापी, कूप, तरंग हो, वापी, कूप, तड़ागम, कीट वर्जितम, सुदेशे, सुभिक्षे। अब इसमें बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा। उदित जी, ये वाला गलत था क्या? नहीं सर, वो एक अलग ही हो गया। ये तो मैं तो कीट वाला याद था, लास्ट में इसको कर दिया सी को, फिर एक नंबर ऑप्शन हो गया। सुदेशे धार्मिक राज्य, सुदेशे धार्मिक राज्य पहले होगा, सुभिक्षे हो गया, डी ए ई तो हो गया, एक और दो दोनों में है। उसके बाद बी और सी वाला आया, तो वापी, वापी को और तालाब जो भी है, और उसके बाद कीट वर्जितम सबसे लास्ट में, कीट वर्जितम लास्ट में, इससे कर लिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी महीने के ऋतुओं को क्रम से लगाना है। और ऋतु वाला तो मुझे उम्मीद है सभी लोगों का सही हुआ होगा। तो सबसे पहले ऋतु क्या होती है? वसंत ऋतु। वसंत के बाद आया गर्मी, तो गर्म है नहीं। उसके बाद आया वर्षा, वर्षा के बाद आएगा शरद, शरद के बाद आएगा हेमंत, और फिर आएगा शिशिर ऋतु। ठीक है, तो पहला आ गया आपका ये वाला, ई वाला, वसंत वाला। फिर आपका आ गया वर्षा ऋतु, तो दूसरा वाला। फिर आपका आ गया शरद ऋतु, फिर आया हेमंत, और फिर आया शिशिर ऋतु, दूसरा वाला। ये क्रम है आपका सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न को क्रम से लगाए। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग वाला था कि यहाँ ऋतु है, बीच में 2 महीना आ गया। हेमंत और वर्षा ऋतु है, अश्विन और चैत्र जो है महीना है, शिशिर जो है वह ऋतु है। तो इन 2 महीनों को, वर्षा होगा, इन 2 महीनों को ऋतु में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो आपको पता होना चाहिए, अश्विन कार्तिक किस में होता है? शरद ऋतु में होता है। शरद में। चैत्र वाला, चैत्र वैशाख किस में होता है? बसंत, बसंत में हो जाएगा। तो वसंत पहले हो जाएगा, डी वाला पहले हो। सब मैंने जानबूझ के डी सब में दिया हुआ, तो वसंत ऋतु पहले होगा। उसके बाद कौन सा होगा? वर्षा ऋतु आएगा आपका। तो डी के बाद बी आ जाएगा, डी के बाद बी तो वैसे भी एक में ही है। फिर उसके बाद अश्विन कार्तिक आ गया, शरद ऋतु वाला। शरद ऋतु के बाद आपका हो गया हेमंत, और उसके बाद लास्ट में शिशिर ऋतु होगा। पहला ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन हमने दिया था कि हिंदी महीने को पहले ऋतु में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका से निकल रहा था। अब बस रोज ना एक एक निकालने में रहो, तो बस मामला वहीं तक फंसा रह जाएगा। अभी पूरा कंप्लीट पढ़ो। अब देखिए, इसको सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। वसंत में कौन कौन सा होगा, वर्षा में क्या होगा, अब इसको देखना है। तो वसंत का 2 तो अपना होगा ही होगा, तो 2 अपना है, चैत्र वैशाख अपना, ये 2 महीने पहले ले। हम लोग जानते हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये तीनों 2 महीने पहले से असर दिखाता है। तो वसंत है, वसंत का हो जाएगा चौथा। वर्षा ऋतु 1 महीना पहले 1 महीने बाद का आएगा। तो वर्षा का सावन भादो तो होता ही है, आषाढ़ पहले ले लिया, अश्विन ले लिया, ये हो गया। तो बी का हो गया तीसरा वाला। हेमंत हो जाएगा, हेमंत कितना हो गया? ये भी 1 महीने पहले 1 महीने बाद का आएगा। हेमंत के मार्गशीर्ष और पौष 2 महीने होते हैं, 1 महीना पहले वाले से ले लिया शरद से, और एक माघ वाले का ले लिया।
इधर शिशिर से। उसके बाद आए शिशिर में, शिशिर 2 महीना पहले लेता है। तो शिशिर जो है माघ फागुन इसका अपना महीना है, और उससे पहले इन्होंने हेमंत का 2 ले लिया, मार्गशीर्ष और पौष को लिया, यहाँ से असर दिखाना शुरू किया। इस तरह से चौथा उत्तर इसमें सही है। अभ्यास करेंगे, लिखेंगे, करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो बहुत भारी ऐसा नहीं है काम। जिनका जिनका कम आया हुआ है वो लोग ध्यान दीजिएगा। मार्गशीर्ष का संबंध निम्न में से किस ऋतु से है? अब मार्गशीर्ष वाला अभी हम लोगों ने देखा, किससे है? हेमंत ऋतु से मार्ग इसका संबंध है। हेमंत, मार्गशीर्ष और पौष। अभी हेमंत ऋतु चल रहा है ना, पूष वाला मामला चल रहा है अभी। ठीक है, तो मार्गशीर्ष वाला मार्ग किससे है? शुरू हो गया सर। मार्ग शुरू हो गया, मार्ग शुरू हो जी। गया तो शिशिर आ गया, मार्ग शुरू हो गया तो पूष से माघ आ गया, तो शिशिर ऋतु शुरुआत हो गई है। तो शिशिर ऋतु की शुरुआत होते ही कौन सा किसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा? साथ साथ शिशिर का तो रहेगा ही, वसंत का असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो वसंत का भी असर दिखे, यानी दिन में जब कौन से ऋतु अपने से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक असर रखता है? वर्षा शरद, हेमंत शिशिर, ग्रीष्म वर्षा, ग्रीष्म वसंत ग्रीष्म। इसमें भी दिक्कत हुई होगी। 1 महीने पहले 1 महीने बाद का है, तो हम जानते हैं 1 महीने पहले बाद वाले वर्षा, वर्षा हेमंत, शरद। वर्षा शरद और हेमंत। हेमंत, वर्षा शरद हेमंत। तो वर्षा शरद आ गया, बाकी में मैच हो ही नहीं रहा है, दोनों में फिर एक एक करके। तो वर्षा और शरद वाला आ गया। अब आते कौन से ऋतु अपने से 2 महीने पहले से असर दिखाना शुरू करता है, उसका एक पेयर हमें चुनना है। अब इसमें से पेयर अगर देखें, वर्षा शरद हेमंत शिशिर, ग्रीष्म वर्षा और वसंत ग्रीष्म है, तो 2 महीने पहले वाले हम लोग जानते हैं शिशिर वसंत और ग्रीष्म है। शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो वसंत ग्रीष्म वाला ये पेयर बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, माघ फागुन का संबंध निम्न में से किस महीने से है? माघ फागुन अभी आया ना, वंदना जी ने कहा शुरू हो गया, कौन सा? शिशिर शुरू हो गया, माघ फागुन शिशिर का। अंतिम क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 का, मिलान करेंगे। ऋतु है और एक तरफ जो है इधर महीना दिया हुआ है, तो अब इसमें कहने की जरूरत है क्या? वसंत ऋतु हो गया आपको चैत्र वैशाख, ग्रीष्म ऋतु हो गया जेठ आषाढ़, शरद ऋतु हो गया अश्विन कार्तिक, हेमंत ऋतु हो गया मार्गशीर्ष और पौष हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं मिताहार में। मिताहार घेरन संहिता में क्या कहा गया है ये जानना जरूरी है, लेकिन मिताहार के लिए पहले थोड़ी सा प्रस्तावना दिया गया है, जिसमें कहा गया है मिताहार के बिना योग का आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो नाना प्रकार के रोग होंगे, साथ ही योग में कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, कुछ भी खाओ फिर योग करो, तो योग कर किस लिए रहे? तो सब कुछ खाते रहे इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो उनके लिए देखिए घेरन ऋषि ने ये लिख भेजा है, उनके लिए चिट्ठी आई हुई है घेरन ऋषि की, तो चिट्ठी को पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने पथ्य आहार बताया है, फिर उसके बाद बताया हो कि कितना पार्ट खाना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, कितना खाली स्थान होना चाहिए, ये कहा गया है। तो पथ्य आहार क्या खाना चाहिए उसकी चर्चा पहले है, जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ। शाली अन्न यव पिष्ठम, गोधूम पिष्ठकम मुदगम, फिर मांस कहा गया है, चनकादि कहा गया है, पटोलम सुवर्णम। एक बार संस्कृत पढ़ लेते हैं, फिर एक बार संस्कृत हिंदी दोनों पढ़ लेंगे। मानम कंकोल, सुकाशकम, दाढ़िकम, करकटी, रंभा, उदुम्बरी, कंटक कंटकम, आमरंभ, बालरंभ, रंभादंड, मूल, वार्ताकीम, मूलकम, रिद्धिम, बालसाकम, कालसाकम, पटोलपत्रकम, पंचशाकम, वास्तुकम, हिमलोचिकाम। ये सारी चीजें कहा गया है खाने के लिए, ये पथ्य आहार में कहा गया है, ये योगी के लिए अच्छा है। वैसा नहीं सारा कुछ एक ही बार में खा लेंगे, सब सीजनल भी होगा, हर सीजन में अलग अलग चीजें मिलती होंगी। अब यहाँ से आते हैं साली अन्नम। साली अन्नम कहा गया चावल को, यव पिष्टम कहा गया जौ का सत्तू यानी जौ का आटा, और सत्तू में हालांकि फर्क होता है, लेकिन जौ का आटा भी कई जगहों पर लिखा है, कई जगहों पर जौ का सत्तू लिखा हुआ है। यव पिष्टम जौ को पीस दिया। गोधूम पिष्टकम लिखा हुआ गेहूं का आटा, जब गोधूम पिष्टकम है तो जौ का सत्तू क्यों? जौ का आटा ही होगा। ये लर्न नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मुदगम मूंग हो गया। अच्छा एक ध्यान दीजिएगा एक चीज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्राणायाम से घेरन संहिता से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं। तो कल हम लोग क्या करेंगे,
शुरुआत में पहले घेरन संहिता के प्राणायाम वाले जो पीवाईक्यू हैं, या पीवाईक्यू लास्ट में करेंगे? नहीं, पीवाईक्यू लास्ट में कुछ क्वेश्चन इसके पहले कर लेंगे शुरुआत में, फिर लास्ट में सारे पीवाईक्यू कर लेंगे तो सही रहेगा। मुदगम मूंग हो गया, मास हो गया है उड़द, कहते हैं मास की दाल। मास की दाल मतलब, या माँ की दाल मतलब उड़द की दाल को कहते हैं। और उड़द की दाल को भी कहा गया तुषवर्जितम, यानी कि छिलका उतार करके साफ करके। चनकादि, चना आदि, ये भी तुषवर्जितम, चना का दाल भी छिलका उतार करके। पटोलम हो गया परवल, परवल को बहुत अच्छा माना गया है। सुरनम कहा गया है। फिर मानम, तो मानकंद कहा गया है। कंकोल, ये शब्द 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, तो कम से कम चित्त में बैठ जाएगा, कंकोल। फिर सुकासकम कहा गया है, करेला। द्राढ़िकाम कहा गया है। कुछ शब्द मैंने जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर नाम, उसके व्याख्या अलग अलग है, तो मैंने कहा अभी इसको एज इट इज संस्कृत में ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें संस्कृत में ही पूछी जाती है एग्जाम में। करकटी, ककड़ी को कहा गया है। रंभा कहा गया है केला को, रंभा केला। उदुम्बरी, गुल्लर को कहा गया, गुलर भी खाया जाता है, देखिए कहा गया गुलर अच्छा चीज है, उदुम्बरी। दिल्ली में बहुत गुल्लर है। कंट कंटकम कहा गया, चौलाई, कंट कंटकम। आम रंभ यानी कच्चा केला। बाल रंभ, केले का फूल कई जगहों पर बाल रंभ के लिए आया हुआ है, कई पुस्तकों में इसकी चर्चा अलग है बाल रंभ का। तो यहाँ पर आया आमरंभ कच्चा केला, बालरंभ केले का फूल। केले का फूल भी खाया जाता है, जो नीचे लटका होता है। बंगाल में बहुत इसकी सब्जी बनती है, मैंने भी खाया हुआ है। उसके यस अंदर सर, कितने हम कीड़े लोग होते हैं? करते हैं केले का फूल। हाँ, गूलर में तो कीड़े होते हैं, लेकिन जो है कच्चा वाला गूलर कुछ में अच्छे में नहीं भी होते हैं, जो फार्मिंग करते होंगे वो बांध देते होंगे तो नहीं होता होगा। रंभादंड, केले का दंड। मूल हो गया केले का मूल। फिर वार्ता किम कहा गया, बैगन, कहते बाकर होता है, लेकिन बैगन तो देखिए कहा गया खाने के लिए। बैगन, मूल का मूली कहा गया खाने के लिए, मूली अभी सीजन बहुत बढ़िया है मूली का। रिद्धिम, बाराही कंद कुछ होता है रिद्धिम, तो बाराही कंद भी जंगल में मिलता होगा। बाल साकम कहा गया, कच्चा साग या सरसों का साग, इसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति। बाल साकम को कच्चा साग कहेंगे या सरसों का साग कहेंगे, दो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें हैं। काल साकम को लेकर के भी दो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात है, मैंने दोनों बातें लिख दिया। काल साकम को कई व्याख्याकार ने कहा ऋतु के अनुसार जो साग होता है वो, कई जगहों पर कहा गया काली चौलाई होती है, काली चौलाई काल साकम कहा गया। पटोल पत्रकम, परवल का पत्ता बताइए, परवल का पत्ता भी अच्छा होता है। पंच शाकम, तो पंच शाक जो है वो भी कहा गया है कि बढ़िया होता है। पंच शाक में जानते हैं बथुआ चौलाई, जीवंती बथुआ चौलाई, मेघनाथ पुनर्नवा। कल ऋतु जी या कोई नीतू जी बता रहे थे शायद कुछ इसका, क्या बता रहे थे, कुछ निमोनिक बताया। जेबीसी जेबीसी एमपी जब चलो मेघनापुर। जब, जेबीसी एमपी हाँ ये जब जब चलो मेघनापुर, ठीक है, वो भी ठीक है। क्या था, जे बी, जेबीसी एमपी ठीक है। और जब चलो मेघनापुर दोनों लिख दिया, जब चलो मेघनापुर पुनर्नवा। चलो जीवंती मेघनापुर, बथुआ तोलाई मेघनाथ पुनर्नवा, ये सही है। ये सही है, ये भी बढ़िया है। वास्तुकम, फिर अलग से बथुआ को कहा गया वास्तुकम, बथुआ भी अभी बहुत आ रहा है, खाइए खूब। हिमलोचिकाम, हुरहुर का साग कहा गया, हिमलोचिकाम, हुरहुर का साग कहा गया है। हुरहुर का साग क्या होता है सो सर पता है? रंबा दंड की बात धोती में भी आई है। हाँ, रंभादंड की बात तो अपनी में भी आई है। केले का बंद, कितना अब है, कितना खाना चाहिए मिताहार में, क्या खाना चाहिए वो देख लिया, कितना खाना चाहिए उसकी चर्चा आई हुई है। जहां पर कहा हुआ है, इसको हट प्रदीपिका से हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे, हट प्रदीप का हट रत्नावली से तो ठीक है। एक तो देखिए बथुआ का सीजन, अभी खूब बथुआ खाइए, खूब खाइए, हालांकि देसी नहीं मिलेगा लेकिन खाइए। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम भुज्यते सुरसम प्रीत्या मिताहारम इमं विदुः अन्नेन पूर्येत अर्धम तोयेन तो तृतीयकम उदरस्य चतुर्थां संरक्षेद वायुचारणे। शुद्ध, सुमधुर और स्निग्ध, अब देखिए यहाँ शुद्ध भी कहा गया है, शुद्ध अलग से कहा गया है, सुमधुर और स्निग्ध तो है ही। उदरार्थ विवर्जितम कहा गया, अब एग्जाम में दे सकता है। उदरार्थ विवर्जितम, चतुर्थांश विवर्जितम, दो शब्द दे दिया। अब मान लीजिए घेरन संहिता प्रदीपिका दिया, तो ये आपको टिक लगाना पड़ेगा कैसे। अब मान लीजिए दो और चीजें दे दी,
तो उदरार्ध विवर्जितम हो गया आपको घेरन संहिता, चतुर्थांश विवर्जितम आपका हो गया हठ प्रदीपिका या हठ रत्नावली से जो, ये ध्यान रखें। फिर कहा गया है क्या, भुज्यते सुरसम प्रीत्या, यानी एकदम प्रीति पूर्वक भोजन ऐसा करना है। और फिर अन्येन पूर्येद अर्धम, अन्न से, अब यहाँ पर कहा गया अन्न से जो है आधा पेट भरेंगे। अब यहाँ पर व्याख्या की गई है अन्न से आधा पेट भरेंगे। तो ये न तो तृतीय कम, और तृतीय अंश जो है कहा गया, यानी कि अगर पेट को 4 भाग में बांटे तो तीसरा वाला जो हिस्सा होगा उसके लिए कहा गया है कि उसको पानी से भरे, तोयन, तोयन मतलब वाटर से कहा गया। और उदरस चतुर्थांश यानी चतुर्थ भाग जो है, चौथा वाला हिस्सा जो है, वायु के संचरण के लिए उसको छोड़ दे। तो ये वाला जो हम लोग हठ प्रदीपिका में या बाकी जगहों पर पढ़ाया जाता है, ठीक है व्याख्या के हिसाब से, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछ दे कि ये किस में कहा गया, कंफ्यूज नहीं होना है। हठ प्रदीपिका में चतुर्थांश विवर्जित ही है, लेकिन घेरन संहिता में पूरा डिटेल दे दिया गया, तो इसको घेरन संहिता के हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अब स्पेशल क्लास में यही डिफरेंस हम लोग करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है अक्षय जी। अब उसके बाद निषिद्ध आहार की बात आई हुई है। तो निषिद्ध आहार में क्या क्या कहा गया, क्या क्या नहीं खाना है। पहले तो रस की चर्चा आई हुई, 4 रस को कहा गया वर्जित है, कटु अम्ल लवणम तिक्तम धृष्टम च दधि तक्रकम। तो कटु अम्ल लवण और तिक्त, ये 4 जो रस कहा गया है, चारों रस कहा गया है कि ये वर्जित है। कटु अम्ल तिक्त और लवण, चारों रस वर्जित है। फिर कहा गया है धृष्टम च दधि तक्रकम, भुने हुए पदार्थ, भून के खूब बढ़िया से खाते हैं, भुना हुआ मना किया गया। दधी तक्र भी मना किया गया, दही और तक्र छाछ, ये तो तकरीबन हर जगह ही मना किया गया, तो ये तो सबको याद हो गया। साग मना किया गया है, कई जगहों पर उत्कट साग लिख दिया हुआ है, कई जगहों पर साग और उत्कट अलग अलग लिखा है, तो हमने अलग अलग ही लिख दिया हुआ है। कई बार संस्कृत का कम नॉलेज भी इसका कारण बन जाता है, तो वो भी हो जाता है। मद्य जो है यहाँ लिखा हुआ है, मद्य, मद्यपान गलत बताया गया, नहीं करना। ताल कहा गया, ताल भी मना किया गया। पंसम, पंसम बरहर को कहा जाता है, जो मई जून के महीने में होता है, पंसम आम के महीने में होता है, बरहर ये नहीं खाना है, फल भी होता है, अचार भी बनता है इसका। कुल्थी की दाल होती है, ये भी मना किया गया, कुल्थी दाल। कुल्थी दाल बाकी जगहों पर भी मना किया गया है। मसूर की दाल भी मना किया जा रहा है, मसूर हो गया। पांडु मतलब प्याज मना किया गया। कुष्मांडा, कुम्हरा मना किया, कुम्हरा का जूस बहुत पीते हैं दिल्ली वाले, सब सुबह सुबह पीते हैं। साग का दंड मना किया गया, साग का दंड भी नहीं खाना है, उसकी भी जो है भुजिया बना के खा लेते हैं। तुम भी, करवी लौकी तो ऐसे भी मना है। कोलम कहा गया, बेर मना है, आजकल बेर का सीजन है, बड़े छोटे छोटे बेर आ रहे हैं एकदम देसी बेर। कपित्थ, कैथा होता है, कैथा क्या होता है आइडिया नहीं मुझे, कपित्थ कहा गया, ये नहीं खाना है। कंट बिल्वम कहा गया, कच्चा बेल मना किया गया खाने से। पलास होता है, का पेड़ होता है बड़ा बड़ा, ढाक, ढाक जिसको कहते हैं, तो पलास भी कहा जाता है, बड़ा औषधीय होता है, वो भी मना किया गया है। कदम भी मना किया है, कदम की चटनी वटनी भी लोग खा लेते हैं, उसके फूल की चटनी। जम्बीरी कहा गया है, जम्बीरी बड़ा नींबू होता है। और बिम्बम कहा गया नींबू को। लकुचम है, लकुचम कद्दू आंवला लवन तिक्त, अच्छा करो। लकुचम कहा गया, लकुचम भी नहीं खाना है। लहसुन मना किया, प्याज लहसुन दोनों मना किया। कमरंग मना किया गया है, कमरंग भी नहीं खाना है। प्यालम मना किया गया है, प्याल नहीं खाना है। हींग और सालमली कहा गया है, सेमर के फूल, सेमर के फूल अब आने वाले हैं, अब लाल लाल पूरे दिल्ली में हो जाएगा। और केम्बुकम कहा गया है, तो सेमर के फूल भी नहीं खाना है और केम्बुकम भी नहीं खाना है। तो जनरली संस्कृत के शब्द ही अब ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 बार 3 बार इसको पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो स्पेशल बैच में तो सबको पता होगा, कई बार ये चीजें आई हुई हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब 3 महत्वपूर्ण चीजें जो वर्जित है, मार्गगमन, स्त्री संग, अग्नि सेवन, ये और भी जगहों पर आया हुआ है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लेकर के अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग व्याख्या आती है, इसको ध्यान से देखिएगा कि आपके कॉलेज में प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं, उनसे भी इस पर डिस्कस करना चाहिए आपको। क्या कहा गया है, मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला वर्जित है। अब लास्ट में वर्जित शब्द आया हुआ तो इसको मान लिया वर्जित है, लेकिन आगे ग्रंथ में आएगा कि नहीं मक्खन दूध घी तो खाना है। अब किस हिसाब से वर्जित कहा हुआ है इसको समझ में नहीं आ रहा, या तो कुछ शब्द छूटा हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या है। तो जो कंफ्यूजन वाली चीजें वो ऐसे भी नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए। कई जगहों पर व्याख्या में ठीक करके लिखा हुआ व्याख्याकारों ने, नहीं ये खाना है, मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल खाना है, आंवला खाना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
लेकिन चूंकि वर्जितम शब्द आया है इसलिए हमने इसको वर्जित लिखा है, तो इसको परेशान मत होइएगा। 5 प्रकार के केले, नारियल, अनार, सौंफ, ये भी वर्जित में लिखा हुआ है, वर्जितम शब्द, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। फिर इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजना वाले पदार्थ, जामुन, जाम्बुल, हरड़ और खजूर, ये भी कहा हुआ है वर्जित है। और कई जगहों पर व्याख्याकारों ने लिखा हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें जरूरत के हिसाब से गुरु के निर्देशन में जब बोले तभी लेना चाहिए, या सीजन के हिसाब से लेना चाहिए, इससे व्याख्या में भी दिया हुआ है। बासी नहीं खाना है, अधिक ठंडा नहीं खाना है, बहुत उग्र चीज भी नहीं खाना है जो बहुत अति गर्म हो, वो भी नहीं, इसमें तो कोई संशय नहीं। अब हम लोग आते हैं प्रातःकालीन स्नान की चर्चा है कि प्रातःकालीन स्नान वर्जित है, उपवास भी वर्जित है क्योंकि शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला है। तो प्रातःकालीन स्नान, उपवास, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले ऐसे जो विधि विधान है जिसमें एक बार ही भोजन करेंगे, नहीं पूरे दिन में एक ही बार भोजन करेंगे, या हम तो पूरा निराहार रह करके योग का अभ्यास करेंगे, तो ये सब योग के आरंभ में ये सारी बातें कहा गया है कि नहीं ये गलत है, इसको मत कीजिए, नुकसान होगा, ये मना किया गया। तो एग्जाम में आता है एक बार भोजन, निराहार रहना, उपवास, ये सब मना किया गया है। अब देखिए उदित जी कह रहे थे अब लगता है मैंने पैसे दे दिए क्या, फुल आ रहा है स्क्रीन, तो नहीं दिया नहीं है वैसे। अब भोजन की विशेषता में कहा गया शीघ्र पचने वाले भोजन, प्रिय, स्निग्ध, धातुओं की पुष्टि करने वाली चीजें और मनोनुकूल चीजें ये खानी चाहिए। यहाँ जो मंत्र है उस मंत्र को याद कीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट मंत्र है, ये इम्पोर्टेंट मंत्र है, ये मंत्र सब लोगों को रखना है। तो चलिए इस मंत्र को ले ही आते हैं, ढूंढ के निकालते हैं इस मंत्र। किन्हीं को याद है तो बताइए, नहीं तो निकाल दो। याद है किन्हीं को ये मंत्र? सर लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा हाँ। धातु प्रमोशनम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजन माचरेत। भोजन मार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए निकाल ही लेते हैं, पूरा टाइप करना पड़ेगा तो टाइप किया होगा, निकल जाएगा। बहुत सुंदर। और किन्हीं को याद है? सरिता जी। लघु पाकम हाँ। स्निग्धम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम, उसके बाद था योगम योग्यम योग्यम योगम योग्यम योगी भोजनम आचरेत, जी। योग्यम योगी भोजनम आचरेत। चलिए 2-3 बार और इनको बुलवा दीजिए, और कोई कोई बोलिए, बीच में सुधारिए तो अपने आप याद हो जाएगा। तब तक लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योगम योगी भोजनम माचरेत। बहुत बढ़िया। और कोई? सरिता जी बोलिए। हाँ, जी सर। देखिए ये वाला हमने पूछा था, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। योग्यम योगी, योगम योगी नहीं है, सब लोग कहते हैं योगम योगी भोजनम आचरेत, योग्यम योगी भोजनम आचरेत, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम और मनो अभिलषितम, मनो अभिलषितम, यहाँ तक क्वेश्चन आपका आ जाएगा सीक्वेंस में सजाने के लिए। अब यहाँ 5 चीजें दे दिया जाएगा, इसको सीक्वेंस में आप लगाइए, पहले कौन सा बाद में कौन सा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस वाले मंत्र को तो ऐसे भी याद कर जाइए, बाकी सारा याद हो जाए तो अति उत्तम, सरिता जी की तरफ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब बाद में देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना दूध घी का, एक जगह लिखा हुआ है वर्जित, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आगे ही कहा गया है कि अब प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत में दूध घी से मिश्रित भोजन का सेवन करना चाहिए, और 2 टाइम भोजन की बात कही गई है, क्या है, दोपहर और शाम को भोजन करने के। ये इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी है, दूध घी वाला तो बहुत जगहों पर मिलता है, ये पूछा जा सकता है कि घेरन संहिता में कितनी बार भोजन करने का विधान बताया गया है, तो दोपहर और शाम दोनों समय भोजन करने का विधान बताया गया है। फिर इसी में आसन की चर्चा है। अब इसके बाद क्या आएगा, भोजन वोजन की बात हो गई, स्थान पढ़ लिया, काल पढ़ लिया, मिताहार पढ़ लिया हुआ है, मिताहार में ही सब कुछ पता आ गया आपका। अब नारी शोधन होगा, तो नारी शोधन के लिए बताया गया आसन का सीक्वेंस, ये आसन का सीक्वेंस पूछ दिया जा सकता है। कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजिने च कम्बले स्थूलासने समासेन प्रांग मुखो वाप्युदंग मुख
नाड़ी शुद्धिं समासाद्य प्राणायामम समभ्यसेत्। अब यहाँ कहा गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है, कुशासन पहले, मृग वाला बाद में, व्याघ्र वाला उसके बाद कहा गया, कंबल सबसे लास्ट में। तो इसका सीक्वेंस हम लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया था ना। पहले घास वाला जो है, सबसे पहले घास है तो घास वाला, घास को खाने वाले मृग हो गए, मृग को खाने वाले व्याघ्र हो गए, और फिर सबका जो उसके रोए को निकाल करके कंबल सबसे लास्ट में हो गया। तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है, स्थूल आसन है समासीना, यानी कि आसन मोटा होना चाहिए। इसका ये भी अर्थ लगाया जाता है, मोटा आसन होना चाहिए, पूर्व मुख में या फिर उत्तर की दिशा में, पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके ही नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरफ मुख करके आसन करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। उस दौरान आसन का क्रम क्या बताया गया, तो ये भी नहीं भूलेंगे आप लोग, क्रम तो सब लोगों को याद रहेगा। अब नाड़ी शोधन के 2 प्रकार बताए गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार आया था ना, कि कितने प्रकार के बताए गए हैं नाड़ी शोधन घेरन ऋषि के मुताबिक। समनु निर्मनु सबको याद है, सब 2 नंबर पे टिक लगा के आए हुए थे। बहुत अच्छा, सब लोग एकदम खुश थे, प्रसन्न थे, और प्रसन्नता का भाव है, बढ़िया बात है। लेकिन दूसरे नंबर पर था 1, यही भूल गए थे। बीज मंत्र के साथ होने वाले को समनु कहते हैं, यानी नाड़ी शोधन जो समनु और निर्मनु है, बीज मंत्र के साथ जो करते हैं उसको समनु नाड़ी शोधन कहते हैं। और धौती कर्म जो पहले घेरन ऋषि ने बताया हुआ, धौती कर्म, धौती कर्म कितने प्रकार का बताया गया है? 13 प्रकार का। वास्तार, वारिसार, वैनिसार, बहिष्कृत। कैसे गोल गोल दंत धौती में कर्णमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र, कपालरंध्र। ठीक है, दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र, कपालरंध्र। फिर वमन, दंड, वमन और वसन। लास्ट में आ जाएगा मूल का दंत। अब 13 आपने बताया तो सीधे बता दीजिए, वातसार से शुरू कर दिए, वातसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत हो गया। फिर उसके बाद सीधे आ जाइए दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, और चौथा क्या आ जाए कर्णरंध्र के बाद? कपालरंध्र हो जाएगा, कपालरंध्र। कपालरंध्र हो गया। उसका बाद सीधे आ जाइए दंड, वमन, वसन। दंड, वमन, वसन हो गया। फिर हो गया आपका चौथा वाला, लास्ट वाला 13 नंबर। तो इस तरह से, ठीक है। तो धौती जो 13 प्रकार के हैं, उससे जो शुद्धि होती है नाड़ियों की, तो वो हो गया निर्मनु नाड़ी शोधन, उसको कहा गया है। समनु नाड़ी शोधन की विधि, समनु नाड़ी शोधन की विधि में क्या क्या कहा गया है, आज हम लोग इसको देख लेते हैं। निर्मनु की तो बताया नहीं गया है, तो इसके स्टेप्स जितने हैं अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा इसमें उलझा हुआ रहता है क्योंकि बीज मंत्र के साथ भी है ना, तो देखिए समनु नाड़ी शोधन अच्छे से। स्टेप 1 2 3 3 इतना ही बताया गया, जितना बताया गया मंत्र में हम उतने पढ़ ही आएंगे, क्योंकि हम ये करने के लिए नहीं कर रहे, समझने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में इतना ही याद रखेंगे, इतना ही याद रखेंगे, तो अब दोनों मिक्स हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्टेप 1 में कहा गया है, यानी कि इड़ा से करेंगे पूरक, इड़ा से पूरक 16 अभी मंत्र बीज मंत्र छोड़ते हैं। इड़ा से पूरक करेंगे 16 मात्रा में, कुंभक करेंगे 64 मात्रा में, रेचक कर देंगे 32 मात्रा में। इड़ा से लेफ्ट से लिया, कुंभक किया, और पिंगला से रेचक कर दिया, 16 64 32, क्लियर है। फिर पिंगला से 16 लिया, 64 रोका, 32 में रेचक कर दिया। इड़ा से शुरू किया था, पिंगला खत्म किया, पिंगला से लिया पूरा और कुंभक किया, इड़ा से छोड़ दिया, तो हो गया आपका पूरा नाड़ी शोधन वाला जो सिंपल हम लोग करते हैं। फिर देखिए, फिर इड़ा पर पहुंच गए, इड़ा से फिर लिया 16 64 32, 64 में रोका, 32 में पिंगला से छोड़ दिया। इतने तक की बात की गई है, यानी कि इसी को अब आगे गुरु बताएंगे तो आगे करते चले जाएंगे। लेकिन इसी में बीज मंत्र जो है वो याद रखना है, तो सब जानते हैं 16 64 32, इसमें कौन सी नई बात होगी। स्टेप 1 2 3 है, याद हो गया, लेकिन बीज मंत्र को याद करना। पहला जो स्टेप्स है, यानी जिसमें कि लेफ्ट से लिया, कुंभक किया, राइट से छोड़ दिया, उसमें यम बीज मंत्र की बात आई है। यम यम यम, तीनों यम बीज मंत्र की बात आई। पिंगला में रम रम रम, 3 बीज मंत्र आया हुआ है, रम 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 बीज मंत्र। फिर उसके बाद फिर जो बाद वाला है यम और रम तो ठीक है, पहला में यम, दूसरे में रम, तीनों में। लेकिन तीसरे स्टेप्स में 3 बीज मंत्र कहा गया है। हम बीज मंत्र है, वम बीज मंत्र है, लम बीज मंत्र है, ये ध्यान रखें। हम वम लम, हवल, हवल हो गया, हम वम लम हवल, हम वम लम हवल, हवलदार,
हर हम वम लम, ये याद करना पड़ेगा। कभी इससे क्वेश्चन पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ओवरऑल देखें तो इसमें 5 बीज मंत्र है, ल व र य ह, 5 का बीज मंत्र है, लेकिन 2 में तो सिर्फ 2 एक एक करके है, यम रम, लेकिन तीसरे स्टेप्स में 3 बीज मंत्र दिया। इसमें कहा गया नासिका के अग्रभाग में चंद्रबिंब का ध्यान करते हुए हम बीज मंत्र के साथ 16 मात्रा से चंद्र नाड़ी से पूरक करेंगे। लास्ट वाला थर्ड स्टेप्स की बात ये हो रही है। फिर कहा गया है वम बीज मंत्र के साथ जो 64 मात्रा कुंभक कर रहे हैं, इस दौरान महसूस करें कि नाभि मंडल में अमृत भर रहा है और नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। फिर जो लकार बीज मंत्र वाला है उसके साथ 32 मात्रा में मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए रेचक करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर दीजिए। ये स्टेप 3 में है, समनु नाड़ी शोधन के दौरान का, जिसमें हम वम और लम बीज मंत्र हो रहा है, जिसमें हम वम और लम बीज मंत्र है। तो हम के दौरान क्या कहा गया है, नासिका के अग्रभाग पर चंद्र बिंब का ध्यान करना है। और वम वाले में जो हम कुंभक लगा रहे हैं 64 मात्रा, उस दौरान कहा गया नाभि मंडल में अमृत भर रहा है, नाड़ियां शुद्ध हो रही है। नाभि मंडल में अमृत भर रहा है, नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं, ये करना है। फिर लम है, लम बीज मंत्र के लिए कहा गया 32 मात्रा में मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए रेचक करना, मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए रेचक करना है, लकार बीज मंत्र के लिए कहा गया। फिर नारी शुद्धि के बाद 8 प्रकार के कुंभक की चर्चा आएगी। 8 कुंभक देखिए, सहित से शुरू हो रहा है, केवली पर खत्म हो रहा है। सहित से शुरू, केवली पर खत्म, ये दोनों जो है अष्ट कुंभक में नहीं दिया हुआ है, हठ प्रदीपिका में, ये कंपैरिजन करके पूछ दिया जाता है, ये दोनों नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, फिर है सूर्य भेदी, उज्जय, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा, ये है, ये 3 3 6 है उसमें, किसमें, हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका में और क्या है वहां पर, तो शीतकारी और प्लावनी, 2 वहां पर नया ऐड हुआ है, शीतकारी और प्लावनी। शीतकारी वहां पर शीतली से पहले है और प्लावनी लास्ट में है। वहां पे है ना सूर्य भेदी, सूर्य भेदी, भेदी, उज्जयी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा, प्रावली। 2 एक्स्ट्रा केवल सहित, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ठीक है, ये वहां पर सीक्वेंस बताएगा। और उसके बाद में कहा गया है क्या चीज, सहित और केवल कुंभक, ऐसा नहीं कि नहीं है, हाँ लेकिन ब्रैकेट में कर दो, सहित केवल, केवल, ये बाद में कहा गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए नारी शोधन और सहित प्राणायाम के भेद देखते हैं। सहित प्राणायाम जो पहला है, सहित प्राणायाम के भेद होते हैं, नारी शोधन के भेद हैं। नारी शोधन क्या हो गया, समनु निर्मल। सहित प्राणायाम के भेद हैं सगर्भ और निगर्भ। सहित प्राणायाम के भेद हो गए सगर्भ सहित प्राणायाम, निगर्भ सहित प्राणायाम। वही फॉर्मूला लगे, एक बीज मंत्र के साथ, एक बिना बीज मंत्र के हो गया। तो अब इसको भी हमें देखना है, ये दोनों सहित प्राणायाम वाला, ये आज हम लोग सहित प्राणायाम का देख लेते हैं तो ठीक रहेंगे। अब किस आसन में बैठकर सहित प्राणायाम का अभ्यास करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुखासन में बैठ करके सहित प्राणायाम का अभ्यास करना है, सुखासन में बैठ करके करना है। पूर्व और उत्तर की ओर मुख होना चाहिए, पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके अभ्यास करेंगे। पहले हम लोग सगर्भ सहित प्राणायाम देखते हैं, फिर हम लोग निगर्भ देखेंगे। सगर्भ वाले में क्या होगा, खासियत क्या होगी, बीज मंत्र की बात आएगी। बीज मंत्र, बीज मंत्र अ है, फिर गुण रजोगुण, देवता ब्रह्मा, वर्ण रक्त वर्ण हो गया, फिर यहाँ पर आ गया इसको अभी रहने, इसको ये वाली लाइन अभी बाद में करेंगे। इसमें देखिए मात्रा 64 आ गया, बीज मंत्र उकार, और गुण सत्व गुण, देवता हरि, वर्ण हो गया, देवता हरि के वर्ण कृष्ण हो गए। फिर जो है 32 मात्रा से रेचक करना, बीज मंत्र मकार हो गया, गुण हो गया तमोगुण, देवता हो गए शिव, और वर्ण हो गया सुख। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो मात्रा 16 64 32 हो गया, ठीक है, वैसे ही है नारी शोधन की तरह ही, समनो नारी शोधन की तरह ही मात्रा है 16 64 32। बीज मंत्र इसमें अलग हो गया, अ उ और मा हो गया बीज मंत्र। फिर देवता हो गए ब्रह्मा, हरि और शिव,
ये ध्यान रखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, उसकी जगह पे जो लिखा है वही याद रखिए। ब्रह्मा, हरि और शिव ही आपने याद रखना, इसका भी टेबल आपको बनाना है। फिर जो वर्ण है, वर्ण भी ध्यान रखिए। ब्रह्मा भगवान के लिए कहा गया रक्त वर्ण, भगवान श्री कृष्ण के लिए मान लिया हरि है तो उनके लिए कृष्ण हो गया, काला वर्ण हो गया। भगवान शिव के लिए शुक्ल वर्ण कहा गया। ऐसे ध्यान रखिए, भगवान शिव जो है कैलाश पर रहते हैं, बर्फ की चादर बिछी हुई, तो शुक्ल सफेद वर्ण वहां पर हो गया, ऐसे जोड़ लीजिए। ब्रह्मा भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, रजोगुण, ऐसे जोड़ लीजिएगा। सत्वगुण हरि जो है एकदम हरि भजन में लग गया, जो सत्वगुण ही हरि भजन में लग गया तो सत्वगुण हो गए। तमोगुण कहा गया है भगवान शिव में, तमोगुण ठंड में ऐसे जाते हैं, आलस आता है ना। अब मान लीजिए पहाड़ पे चले गए, बर्फबारी हो रही, तो ठंड से और सिकुड़ के सो जाएंगे, आगे 10 बजे वाला 12 बजे सोकर उठेंगे, तो तमोगुण ऐसे, मतलब सिर्फ निमोनिक बिठाने के लिए कह रहा। उमा तो हो ही गया। कुंभक के दौरान ये बात कही गई है, उद्यान बंद लगाएंगे पूरक के अंत में, पूरकांत उद्यान बंद कहा गया, और कुंभक के पहले कहा गया, कुंभक के पहले। तो इसको एक बार मंत्र क्या कहा गया है, मंत्र में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कहा गया ना, इड़ा से पूरक करेंगे 16 मात्रा के द्वारा। फिर जो दूसरी लाइन है, पूरकांते कुंभक आद्य कर्तव्यस्त उद्यान का, पूरक के अंत में और कुंभक के शुरू में उद्यान बंद लगाना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हठ प्रदीपिका में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और ये घेरन संहिता में भी ऐसा आया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कहाँ पर आया है, हो सकता है इस तरह से सवाल पूछते हैं। तो पूर्वकांते कुंभक आद्य कर्तव्यस्त उद्यान का, ये कहाँ पर आया हुआ है, तो पहला जो कुंभक है जिसको हम लोगों ने सहित कुंभक कहा हुआ है, सहित में भी जो बीज मंत्र वाला है उसमें ये बात आया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वाला आ गया आपका। बीज मंत्र भी इसमें हम लोगों ने देख लिया, पिंगला से देख लिया, ठीक है, याद हो गया। इसमें तीनों देवता के वर्ण और तीनों के बीज मंत्र आ, उ और मा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किन्हीं को? तो बताइए। सर एक बार ये दोबारा से बताना, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन ये वाला, जी पूर्वकांते सर। कुंभक आद्य कर्तव्यस्त उद्यान का, जी सर। पूरक के अंत में और कुंभक के शुरू में, पूरक के अंत में कुंभक के शुरू में कुंभक आदय उद्यान बंद लगाएंगे। ऐसे ही लगाते हैं, इस फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि संस्कृत का शब्द आया हुआ। आप कुंभक कब लगाते हैं? पूरक कंप्लीट होता है तब ना, पूरक के अंत में। पूरक अंत हुआ किया, ठीक है। अब कुंभक के शुरू में, अब कुंभक शुरू ही कर रहे हैं, कहा गया यही उद्यान बंद लगाना है। ये बस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और सर ये जो लिखा हुआ है कि इसको क्रिया को उल्टा कर देंगे, बार बार अभ्यास करेंगे ऊपर वाला, सर इसका क्या अर्थ है? इसके ऊपर जो लाइन है सर। इसी क्रिया को बार बार करना है। फिर यहाँ तक तो छोड़ा हुआ है ना, 3 ही स्टेप्स में तो दिया हुआ है ना। नहीं सर, उल्टा करने की क्या बात है सर इसमें? कि पूरक कुंभक रेचक करेंगे तो फिर तो लेंगे ना, फिर जहां से रेचक किया वहीं से पूरक करेंगे। अच्छा सर, समझ गई अब मैं। ठीक है, वहीं से पूरक करेंगे तो फिर कंटिन्यू फिर करने पूरक की बात करेंगे। सर मुझे पूरक सच में वाला समझ नहीं आया था, अब समझ आया। जैसे नाड़ी शुद्धि करते हैं तो इधर जिधर से छोड़ना वहीं से लेना है। हाँ तो जैसे वही, अनुलोम विलोम में करते हैं। हाँ सेम वही है, लेकिन जब पूरक करेंगे फिर ये फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, ये सगर्भ सहित प्राणायाम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल यहाँ से शुरू करेंगे, कल हमारा प्राणायाम कंप्लीट हो जाएगा।